नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम दो क्लासेस पढ़ चुके हैं। पहली क्लासेस में हमने संतुलित आहार पढ़ा था, उसमें प्रोटीन का अध्ययन किया था। हमारे शरीर का निर्माण किन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में जितनी भी की जाती है, हम जितनी भी दैनिक कार्य करते हैं, उनके लिए जो ऊर्जा होती है वह कार्बोहाइड्रेट से और वसा से प्राप्त होती है, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वसा। वसा का निर्माण कैसे होता है और हमारे शरीर में कैसे कार्य करती है, इसके स्रोत क्या क्या हैं। कुल मिला के जो वसा पर चर्चा होगी, पुराने आए हुए क्वेश्चंस और आगामी एग्जाम्स में आने की संभावनाओं, उन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः वसा। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते थे, और उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता था वो 1:2:1 के अनुपात में होता था। ये भी बनते तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हैं, लेकिन इनमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात है वह अनिश्चित मात्रा में होता है, फिक्स कोई मात्रा नहीं होती। इनका जो निर्माण होता है, वसा का निर्माण मुख्यतः वसीय अम्लों से वसीय अम्लों से वसीय अम्लों से वह ग्लिसरॉल से मिलकर होता है। ग्लिसरॉल। जब तीन वसीय अम्ल के साथ एक ग्लिसरॉल का तीन वसीय अम्लों के अणुओं के साथ जब एक ग्लिसरॉल का अणु जुड़ता है तो उससे जो प्राप्त होती है वह वसा कहलाती है। वसा हमारे शरीर में जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब वसा के अणु टूटते हैं, वसा के अणुओं के टूटने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा शरीर, जैसे शरीर में हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज के रूप में करते हैं, और जैसे ग्लूकोज के अणु टूटते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो सब हमारे दैनिक कार्य करने के लिए उपयोगी होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वसा के स्रोत क्या क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि गांववासी ज्यादा घी खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, छाछ खाते हैं, तो वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा काम कर पाते हैं। तो जो वसा के मुख्य स्रोत होते हैं वो स्रोत होते हैं वसा के स्रोत घी, तेल तथा जंतु वसा। ये सब वसा के स्रोत होते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ग्लिसरॉल कैसे बनता है, ग्लिसरॉल का क्या फॉर्मूला होता है, ये किसका सह उत्पाद होता है, इन सब चीजों से मिलकर बना होता है। वसा के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वसा से जो हमें ऊर्जा मिलती है, जब एक वसा का अणु टूटता है तो उससे 9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो जो हमें वसा का जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से सबसे ज्यादा उष्मा का मान है, सबसे ज्यादा किलो कैलोरी का मान है, तो जो वसा का, जैसे उष्मा के मान का मापन किया जाता है कैलोरी में, जैसे वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का मापन हाइड्रोमीटर से किया जाता है, इसी प्रकार जो वसा उष्मा का मान है वो कैलोरी के रूप में किया जाता है, कैलोरी के रूप में किया जाता है। तो जो वसा से हमें 1 ग्राम वसा से हमें कैलोरी मिलती है वो 9 किलो कैलोरी मिलती है। तो और वसा का मुख्य जो कार्य होता है हमारे शरीर में, जैसे हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उनकी जो एनर्जी है हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। जब कार्बोहाइड्रेट हम आहार में नहीं ले रहे होते हैं तो उसके बाद जो हमारे शरीर में एनर्जी खत्म हो जाती है, तो उस दौरान कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस में जो एनर्जी मिलती है वो वसा से मिलती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से रक्षित स्रोत ऊर्जा के रक्षित स्रोत हैं, या निम्न में से हमें उपवास के दौरान या भूख हड़ताल के दौरान ऊर्जा मिलती है। तो वसा हमें उपवास और भूख हड़ताल
के दौरान ऊर्जा प्राप्त करवाती है, ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलने का क्रम होता है वह क्रम पूछा जाता है कि शरीर में हमें अधिक ऊर्जा किन सब चीज़ों से मिलती है। क्योंकि पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रतिदिन हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, आहार लेते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और जो हमारा शरीर मिलकर बना होता है वो प्रोटीन से बनकर बना होता है। आपको बताया गया था कि प्रोटीन जो बने होते हैं वो एमिनो एसिड के बने होते हैं। तो जब भी हमें ऊर्जा चाहिए होती है तो ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं और वसा है। तो हमें ऊर्जा मिलने का जो क्रम है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से ऊर्जा मिलने का सही क्रम है। ऊर्जा मिलने का क्रम, सबसे ज्यादा हमें प्रतिदिन एनर्जी मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलती है दैनिक कार्यों को करने के लिए वो मिलती है वसा से। और वसा के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो मिलती है प्रोटीन से। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब का हमारे शरीर में अनुपात क्या होता है। तो आपको कल की क्लासेज में बताया था कि लगभग 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 20% वसा होती है और 20% प्रोटीन होता है। इनको जो शरीर में इनका उपलब्धता की अनुपात होता है, पर्याप्तता का जो अनुपात होता है वो होता है 3:1:1। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरह हमारे शरीर में उपयोगी। आपने सुना होगा कि भाई जो दही खाते हैं, दूध खाते हैं, वो ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा एनर्जी मिलती है उन्हें। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो वसीय अम्ल है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। वसीय अम्ल होते हैं संख्या में 2 प्रकार के, 2 प्रकार के। एक वसीय अम्ल होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल। दूसरा जो प्रकार होता है वसीय अम्लों का वह होता है असंतृप्त, असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य जो इसकी श्रृंखला होती है कार्बन कार्बन की, उस कार्बन कार्बन की श्रृंखला के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इस वजह से इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये ज्यादा स्थायी होते हैं। तो इनमें जो कार्बन श्रृंखला के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, बंद पाया जाता है, इनकी जो प्रवृत्ति होती है, चूंकि इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो हमारे शरीर में इन्हें इनके बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अतः ये जो होते हैं हमें अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा के स्रोत होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, इनसे हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। कमरे के ताप पर इनकी जो प्रवृत्ति होती है ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आपने कभी देखा होगा नारियल का तेल, घी, चीड़ का तेल, ये सब तो एक कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने की वजह से जो इनके गलनांक होते हैं वो भी इनकी अपेक्षाकृत अधिक उच्च होते हैं, अर्थात इन्हें तोड़ने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो इनके गलनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं, अपेक्षाकृत उच्च होते हैं।
और जो इनकी प्रवृत्ति होती है, जैसे हम आहार में अधिक वसीय अम्लों का, संतृप्त वसीय अम्लों का आहार में अधिक संतृप्त वसीय अम्ल ले रहे हैं, तो जो इनकी प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति ऐसी होती है कि ये हमारे धमनियों में जम जाते हैं। धमनियां जो हमारे हृदय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर की तरफ जाती हैं, वो धसी हुई जो वेन्स होती हैं उन्हें धमनियां बोला जाता है। तो चूंकि इनकी प्रवृत्ति धमनियों में जमने की होती है, इस वजह से ये ज्यादा शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि उससे हार्ट अटैक आने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनकी जो प्रवृत्ति होती है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से अधिक घातक है, निम्न में से मनुष्य के लिए नुकसानदायक वसीय अम्ल है या लाभदायक वसीय अम्ल है। तो जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, इनकी जो प्रवृत्ति होती है धमनियों में जमने की होती है, प्रवृत्ति धमनियों में जमने की। इनके आपसे उदाहरण पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल्स, जैसे घी हो गए, जैसे सभी प्रकार का जंतु वसा हो गया, और जो दो वनस्पति तेल होते हैं वो वनस्पति तेल संतृप्त वसीय अम्लों में गिने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं तथा उनके गलनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। तो इसमें दो वनस्पति तेल आते हैं, एक तो आता है नारियल का तेल, नारियल का तेल, एक आता है चीड़ का तेल, चीड़ का तेल। इसके एग्जांपल्स जैसे सभी प्रकार के पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, पामिटिक अम्ल, ये होते हैं। ये जो हमने पढ़ा ये थे संतृप्त अम्लीय वसीय अम्ल। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल इसके ठीक अपोजिट हो जाएंगे। इनमें क्या होगा, जैसे संतृप्त वसीय अम्लों के मध्य डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो इनमें जो कार्बन श्रृंखला होती है, कार्बन चेन होता है, उसमें केवल एकल बंध पाया जाता है। चूंकि इनके मध्य एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाए जाने की वजह से इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ये अधिक इनके कंपैरिजन में कम नुकसानदायक होते हैं। ये जो होते हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति होती है, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने की वजह से अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं, धमनियों में इनकी जमने की प्रवृत्ति होती है, ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, जबकि ये तरल अवस्था में पाए जाने की वजह से हमारे धमनियों में जमते नहीं है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो इनका डॉक्टर्स भी इनके उपयोग की या इनके उपयोग की सलाह अधिक से अधिक देते हैं, तो ये धमनियों में जमते नहीं हैं, धमनियों में नहीं जमते। इसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे, सभी प्रकार के वनस्पति तेल, आदि। अब हमने पढ़ा कि जो वसा का निर्माण है, वसा का निर्माण होता है वसीय अम्लों से तथा ग्लिसरॉल से। वसीय अम्ल बताए दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। अब हम पढ़ेंगे कि जो ग्लिसरॉल होता है वो कैसे होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो किन सब चीजों से मिलकर प्राप्त होता है, कैसे हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ग्लिसरॉल आपने कभी सुना होगा और एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लिसरॉल निम्न में से है। ग्लिसरॉल अल्कोहल और बायोडीजल का सह उत्पाद होता है। जब उनका दोहन करते हैं तो उसके साथ ही प्राप्त होने वाला पदार्थ ग्लिसरॉल कहलाता है। ग्लिसरॉल के उपयोग पूछे जाते हैं। ग्लिसरॉल कभी एग्जाम में, जैसे एक बारी एसी में पूछा गया था ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, ग्लिसरॉल
वैसे स्पेसिफिकेशन आ जाता है, जनरली फॉर्मूलाज नहीं पूछे जाते, फिर भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको लिखा देता हूँ। ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CH। ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। ग्लिसरॉल के बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से ग्लिसरॉल का उपयोग है। ग्लिसरॉल का उपयोग साबुन को पारदर्शी बनाने में, साबुन को पारदर्शी बनाने में, तथा कृत्रिम आंसू, कभी कहीं आपने देखा होगा एक्टिंग्स कर रहे होते हैं कहीं सिनेमाज में, तो उनके जो आंसू आते हैं वो कृत्रिम आंसू ग्लिसरॉल की वजह से आते हैं, तो इसका उपयोग कृत्रिम आंसुओं में, कृत्रिम आंसुओं में किया जाता है। इन सब चीजों से मिलकर ग्लिसरॉल और वसी अम्लों से वसा का निर्माण होता है। अब वसा के निर्माण को जीव विज्ञान की भाषा में क्या बोला जाता है? जब वसा टूटती है तो किन किन पदार्थों में टूटती है, उन सब चीजों के बारे में कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे प्रोटीन टूटेंगे तो आपको मैंने बताया प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से होता है, तो जब प्रोटीन का विघटन होता है तो प्रोटीन का विघटन अमीनो एसिड में ही होगा। और जब सूक्ष्म द्वारा कोई मृत शरीर है, मृत शरीर में जैसे मान लो कोई भी जानवर की बॉडी है, कोई भी किसी संप्रदाय के लोग जो अपनी जो मृत शरीर है उसको ऐसे ही खुले आवास में छोड़ देते हैं, तो उनके द्वारा जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा शरीर का विघटन किया जाता है, तो उससे निकलने वाली प्रमुख गैसें वो होती हैं जैसे अमोनिया, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे मेथेन। ये तीनों गैसेज प्रोटीन के विघटन पे निकलती हैं, प्रोटीन के विघटन से। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोटीन का विघटन कहलाता है और प्रोटीन के विघटन से निकलने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं। तो हमने देखा कि जो प्रोटीन का विघटन होगा वो एमिनो एसिड में होगा, कार्बोहाइड्रेट का जो विघटन होगा वो ग्लूकोज के रूप में होगा, और जो वसा का जो विघटन होगा वो वसीय अम्लों के रूप में होगा। अब जो हम चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भाई हमारे शरीर में प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और किस फॉर्म में हमें वो ऊर्जा मिलती है। मनुष्य को प्रतिदिन आहार में कितनी ऊर्जा चाहिए सभी अपने कार्य करने के लिए? ऊर्जा का, चूंकि ऊर्जा का मापन कैलोरी में किया जाता है, तो प्रतिदिन आहार में मनुष्य को कितनी ऊर्जा लेनी आवश्यक है और किन किन फॉर्म्स में ऊर्जा लेनी आवश्यक है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति का वजन ऑन एन एवरेज 80 किलो आप मान के चलते हैं, तो जो ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, वो ऊर्जा होती है, जैसे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई एक एक 80 किलोग्राम व्यक्ति को 80 किलोग्राम व्यक्ति को 80 केजी ग्राम व्यक्ति को आहार में कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए, कितनी कैलोरी आवश्यक है। जो इसमें प्रोटीन का मान होता है प्रति ग्राम, जो प्रोटीन का मान होता है प्रति केजी 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रति केजी 1 ग्राम प्रोटीन आहार में लेना आवश्यक है। तो 80 किलो के व्यक्ति को जो प्रतिदिन आहार में कितना ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी होगा? 80 ग्राम प्रोटीन। इसी प्रकार वसा जो होगा वो भी 1 केजी प्रति ग्राम, 1 ग्राम प्रति केजी, 1 ग्राम प्रति केजी
वसा 1 ग्राम प्रति केजी पर केजी वसा लेनी आवश्यक होती है। तो 80 किलो के व्यक्ति को जो आहार में वसा लेनी होगी वह प्रतिदिन 80 ग्राम वसा आवश्यक होगी। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, चूंकि हमारे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो प्रति केजी 5 ग्राम पर केजी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो 80 किलो को प्रतिदिन आहार में 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का जो भोजन होता है, इस प्रकार का जो आहार होता है, वह अपने आप में संतुलित आहार माना जाता है। उसे जो ऊर्जा मिलेगी वो पूर्ण ऊर्जा मिलेगी। अब आपसे पूछा जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जब ग्लूकोज का अणु टूटता है तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में टोटल कितनी किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि भाई 1 ग्राम प्रोटीन में कुल कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में, जब 1 ग्राम प्रोटीन होता है वो टूटता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा का मान होता है 4 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा में जो 1 ग्राम वसा के अणु टूटते हैं तो उससे जो कैलोरी उत्पन्न होती है ये होती है 4.2 किलो कैलोरी। ये 1 ग्राम वसा में से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है, कैलोरी होती है, वो 9.3 कैलोरी, 9.2 किलो कैलोरी उत्सर्जित होती है। इसी प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अणु टूटते हैं तो उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 4.3 किलो कैलोरी। अर्थात जो वसा है, 1 ग्राम वसा का कैलोरी मान, 1 ग्राम वसा का उसमें मान प्रोटीन के दुगने से भी अधिक होता है। आपको जैसे मैंने बताया था कि जो वसा से हमें एनर्जी मिलती है वो सर्वाधिक मिलती है। तो इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वसा से जो निम्न में से किसका उसमें मान या सब निम्न में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिए जाएंगे प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का। तो जो वसा का कैलोरी मान है, वसा का उसमें मान है सर्वाधिक होता है, वसा का उसमें मान सर्वाधिक होता है, वसा का उसमें मान, उसमें या कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है 1 किलो कैलोरी का, वो जूल के रूप में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी का जूल में जो मान होता है वो 4.2 जूल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ये था वसा का, कैलोरी का, कार्बोहाइड्रेट का उसमें मान। अब जो व्यक्ति, एक जो पुरुष होता है, उसे प्रतिदिन आहार में कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक संतुलित जीवन जीने के लिए, एक सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए। जो पुरुष होता है, पुरुष, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो पुरुष सामान्यतः जो विश्राम करते हैं, कठिन परिश्रम नहीं करते, उन्हें प्रतिदिन सामान्य जीवन के लिए, सामान्य जीवन हेतु, सामान्य जीवन में उसे प्रतिदिन 2500 से 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर वह आहार में प्रतिदिन 2500 से 3000 कैलोरी
लेगा तो उसका आराम से जीवन यापन हो सकता है, अर्थात उसे कार्य कमजोरी महसूस नहीं होगी। और अगर पुरुष कठिन परिश्रम कर रहा है, कठिन परिश्रम, तो कठिन परिश्रम में पुरुष को लगभग 3500 कैलोरी से 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जैसा पुरुषों के लिए बताया गया है वैसा महिलाओं के लिए भी पूछा जाता है। तो महिलाओं के लिए प्रतिदिन सामान्य जीवन में जो कैलोरी की आवश्यकता होती है महिला, वह होती है लगभग 2100 कैलोरी। इसी प्रकार जो महिलाएं कठिन परिश्रम करती हैं उनके लिए प्रतिदिन आहार में 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2500 किलो कैलोरी। और वह महिला जो गर्भवती है, गर्भवती महिला, उन्हें आहार में, चूंकि आप जानते हैं अंदर निर्माण कार्य चल रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो महिला जो गर्भवती है उन्हें आहार में 2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये थी वसा पर चर्चा। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे विटामिन्स। थैंक यू, धन्यवाद।